हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुवर्क में। आज से हम रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च विधि का एडुकेशन में कैसे प्रयोग किया जाता है और क्या क्या रिसर्चेस हुए हैं अब तक एडुकेशन में, और रिसर्च हम कैसे करते हैं बेसिकली एडुकेशन में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होगा, क्योंकि साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च सब एक ही तरीके से होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा। बस उनमें मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड ही यूज़ होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है। तो बेसिकली साइंस भी दो व्यू से समझा जा सकता है, एक स्टैटिक व्यू, एक डायनेमिक व्यू। स्टैटिक व्यू में क्या होता है कि जो पहले से जो भी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिकल फैक्ट्स, उनके बारे में पढ़ के हम और भी जो है नॉलेज को बढ़ाते हैं, या साइंटिस्ट जो है वो नॉलेज को बढ़ाते हैं। यानी स्टैटिक व्यू से बॉडी ऑफ नॉलेज को बढ़ाना ही साइंस के रिसर्च के अंतर्गत आता है। और डायनेमिकल व्यू से बॉडी ऑफ नॉलेज को ही सिर्फ नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि कुछ नया ढूंढने, डिस्कवर करने, इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस रिसर्च के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है, जो हमारा साइंस का रिसर्च है, स्टैटिक व्यू और डायनेमिक व्यू से। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड में एक जो साइंटिस्ट होता है वो किसी सब्जेक्ट मैटर पर जो एक्सपेरिमेंट करता है या रिसर्च करता है, तो उसे कंट्रोल्ड कंडीशन में परफॉर्म करता है और उसे एक जनरलाइजेशन देने की कोशिश करता है। जनरलाइजेशन का मतलब साइंटिफिक मेथड में ये होता है, साइंस के रिसर्च में, कि जैसे अगर ये पता चल गया कहीं पे, साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया कि जी की वैल्यू 9.8 होती है हमारे अर्थ पे, तो अर्थ के किसी एक पार्ट में ही इसे ढूंढा गया है, लेकिन ये जनरलाइज होगा पूरे अर्थ पे। यानी कि अगर अमेरिका में इसे ढूंढा गया है तो इंडिया में भी जी की वैल्यू वही होती है। तो ये इसे जो है वो जनरलाइजेशन कहते हैं। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो जनरलाइज रिजल्ट होता है, किसी एक पे नहीं, वो सबके ऊपर बराबर रूप से अ, एक ही रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, जी की वैल्यू की जगह पे अगर बायोलॉजी में किसी साइंस में ये पढ़ाया गया है कि दिमाग में जो है कि अगर 19 साल के बाद जो दिमाग है वो हमारा ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, तो ये बायोलॉजिकल रिसर्च हुआ, तो ये भी एक साइंस का ही पार्ट है। तो 90% लोगों में ये होता है एक्चुअली, तभी जाकर के एक जनरलाइजेशन पे आया है रिजल्ट। तो साइंटिफिकल रिसर्च जो होता है वो एक जनरलाइजेशन के लिए बढ़ता है और इसके लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है कि जो विज्ञान का जो मेन पर्पस है वो एक्सप्लेन करना होता है नेचुरल फेनोमेना की, कि सूरज क्यों पूरब से उगता है, और कैसे यूनिवर्स में हमारी धरती जो है वो घूमती रहती है। तो ये जो जो नेचुरल फेनोमेना होती है वही साइंस एक्सप्लेन करता है, और इसे ही साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च का। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रॉब्लम पे हमें रिसर्च करना है। किसी समस्या को पहले ढूंढते हैं ना, तभी तो रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, समस्या ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जी की वैल्यू 9 ही आती है या उससे कम आती है। तो ये प्रॉब्लम पहले हम एक समस्या को, एक प्रॉब्लम को, एक क्वेश्चन को ढूंढेंगे जिस पर हमें रिसर्च करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम उस पर एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो समस्या को पहचान के बाद जब एक हाइपोथेसिस की तैयारी की जाती है, हाइपोथेसिस होता क्या है बेसिकली, संभावित समाधान होता है वो समस्या का। ठीक है, और इसे वैज्ञानिक भाषा में हाइपोथेसिस कहते हैं। पहले से हम ये मान लेते हैं कि चलो अगर हम ये करेंगे तो रिजल्ट ये आ सकता है, या हो सकता है ये नहीं आ सकता है। तो हाइपोथेसिस भी वन टेल्ड और टू टेल्ड होती है। एक होती है कि डायरेक्शन में ही जाना है हमें ठीक है, रिजल्ट आएगा तो इसी डायरेक्शन में आएगा,
पता रहता है हमें पहले से रिज़ल्ट, लेकिन हम रिसर्च करके ये प्रूव करते हैं कि नहीं, ये रिसर्च इसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन एक बार हम फिर से इसे प्रूव करेंगे। जैसे कि लड़कियां लड़कों से पढ़ने में अच्छी होती हैं, तो ये क्या है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। ठीक है, एक ही वे में हमने ये मान लिया कि लड़कियां लड़कियों से पढ़ने में अच्छी होती हैं। अब ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो गलत होगा या सही होगा, पर रिजल्ट जो है वो एक डायरेक्शन में ही जाएगा ना। अगर नहीं आया तो लड़कियां पढ़ने से अच्छी लड़कों से नहीं होती, यानी लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं, और अगर हाँ आया तो लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती हैं, यानी रिजल्ट जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसमें हम ये मान के चलते हैं, नॉन डायरेक्शनल में नल हाइपोथेसिस होती है, जिसमें हम मान के चलते हैं कि इन दोनों के, लड़के और लड़कियों के पढ़ने में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। उसके बाद हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे, और जो भी हाइपोथेसिस को, जिस भी तरीके से हम हाइपोथेसिस को एविडेंस देंगे, एनालाइज करेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा को, कि पता करने के लिए कि हमारी बनाई गई हाइपोथेसिस सही है या गलत है, उसके बाद हमें पता चलता है कि या तो लड़कियां अच्छी होती हैं या तो लड़के अच्छे होते हैं। लेकिन हम मान के ये चलते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं अपने रिजल्ट को। ठीक है, इसके बाद फिर जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, वही उसके लिए हम सबूतों को कलेक्ट या एनालाइज करते हैं। ठीक है, यानी उससे रिलेटेड फैक्ट्स हम ढूंढते हैं। एजुकेशन और साइकोलॉजिकल में अक्सर हम फैक्ट्स ढूंढते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके हम जो है कि एक अपने हाइपोथेसिस को जो है चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। उसके लिए हम आगे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, यानी कि ये पता करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई हुई थी और उसके बाद जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टूल्स के माध्यम से, चाहे वो कोई भी रिसर्च हो, एजुकेशनल हो, साइकोलॉजिकल हो या साइंस का रिसर्च हो, क्या ये हमने क्या ये वही आया जो हमने पहले हाइपोथेसिस बनाई हुई थी कि यही आना चाहिए, और अगर ये आया तो ठीक है, और अगर ये नहीं आया तो भी ठीक है। तो इस तरीके से एक हाइपोथेसिस बना करके हम एक रिजल्ट पे ढूंढते हैं, वेरीफाई करते हैं अपने हाइपोथेसिस को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये क्या है, ये मेथड है साइंटिफिक रिसर्च का मेथड है। बेसिकली साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि साइंटिफिक हर वो चीज़ होती है जहाँ पे हम अपने स्टेप्स, हम कोई चीज़ स्टेप्स और ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, तो इसीलिए इस मेथड को साइंटिफिक मेथड कह दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा साइंस का जो है कुछ एजम्पशन होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल बेसिकली जो है, ये जो कंटूर्स हैं हमारे सब्जेक्ट के, ये साइंटिफिक के जो एजम्पशन होते हैं उसे मान के चलते हैं। पहला क्या एजम्पशन है कि नेचर जो है वो लॉफुल है। मतलब ये कि अगर साइकोलॉजी में फॉर एग्जांपल हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और हमने लड़कों का ग्रुप ले लिया 19 एज का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सैंपल लेंगे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स ग्रुप के, आर्ट के और ह्यूमैनिटीज़ के और साइंस के, कुछ सैंपल लेंगे हम और उस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन हमने सैंपल ही तो लिया, यानी कि अगर 5,000 बच्चे हैं, देहरादून में 5,000 बच्चे हैं 19 एज ग्रुप के, और उसमें से हमने सिर्फ 200-300 बच्चों का सैंपल लेकर के अलग अलग तरीके के उन पर रिसर्च किया, तो भी हम ये मानते हैं रिसर्च के बाद कि जो रिज़ल्ट इन 300 बच्चों पे आया है वही 5,000 बच्चों पर भी लागू होता है, यानी जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक फ्लॉ है। पर प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल होता है किसी भी रिसर्च को हर इंसान के ऊपर परफॉर्म करना। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो है नेचर जो है वो लॉफुल है, अगर ये करेंगे तो बाकी सारे लोगों पर भी ऐसे लागू होगा। जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो एक्चुअली में होते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी बार रिसर्चेस जो हैं वो गलत साबित होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नेचर ऑफ बिहेवियर इज़ डिटर्मिनिस्टिक। कोई भी जो व्यवहार है हमारा उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और बेसिकली ये साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्चेज में मनुष्यों के ऊपर ही ज़्यादा काम होता है। तो हम ये मान के चलते हैं, सिंस बिहेवियर जो है वो अनप्रडिक्टेबल होता है, लेकिन हम ये मान के ये चलते हैं कि ये जो व्यवहार है किसी का, कोई एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी टूल के द्वारा, ये हम मान के चलते हैं। ये होता नहीं है। 70-80% ही हमारे टूल्स सही रिजल्ट देते हैं, चाहे कोई से भी रिजल्ट हो, क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो सब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं सिर्फ। और अगला है कि नेचर इज़ अंडरस्टैंडेबल, यानी कि हम प्रकृति को और पृथ्वी को और यहाँ वहाँ के लोगों को सबको अच्छी तरीके से जानते हैं,
तब हम रिसर्च ये परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें बायस्ड होती हैं, लोग अलग होते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, अजम्पशंस होते हैं। फिर भी हम 1 मिनट के लिए ये मान के चलते हैं अपने रिसर्च में कि नहीं, ऐसा नहीं है। वी नो कि हमारे पास जो जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स पहले से हो चुके हैं, उनके बेसिस पे हम लोगों को इस तरीके से जानते हैं, चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। तो ये भी जो है कि ये हम मान के चलते हैं, बल्कि रिज़ल्ट लेकिन 80 से 90% ही सही होता है। 10% जो है यहाँ पर भी रिज़ल्ट वेरी करता है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ चेंज। ठीक है। दूसरा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है साइंटिफिक रिसर्च का क्या क्या होता है। सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक सोल्यूशन देने की कोशिश करता है, यानी कि हम मेज़रमेंट करने के लिए किसी भी सब्जेक्टिव चीज़ को आप अच्छी तरीके से मेज़र नहीं कर सकते। जो भी टूल्स आप बनाएंगे वो साइंटिफिक होंगे। ठीक है। साइंस में तो हम डायरेक्ट साइंस में भी जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल सी एवरेज का कर रहे हैं, तो स्केल वगैरह से हम ऑब्जेक्टिवली ही तो मेज़र कर रहे हैं कि इतने सेंटीमीटर तक आएगा और इसकी दूरी इतने सेंटीमीटर तक आएगी, तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ऐसे ही तो हम नहीं चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि उसका एक परफेक्ट सोल्यूशन होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन किया जा सकता है जिसका आंसर हाँ या ना में आएगा। वेग चीज़ों पे रिसर्च नहीं होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन और टूल्स एक ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाए जाते हैं जिसका कोई एक निश्चित रिजल्ट आएगा। ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक सोल्यूशन देता है। सिस्टमेटिक सोल्यूशन का मतलब है कि हम मेज़र धीरे धीरे करते हैं और उसे सिस्टमेटिकली लिखते चले जाते हैं और एक सोल्यूशन आता है। तो सोल्यूशन जो कि सिस्टमेटिक वे से मिलता है, तो इसे हम सिस्टमेटिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च में हम अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा जब हम कोई चीज़ देख लेते हैं तभी मानते हैं, और जो चीज़ नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, उसे हम सत्य नहीं मानते हैं। बस। तो दूसरा यही है कैरेक्टरिस्टिक कि ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस में वो फेनोमेना होनी चाहिए, तभी जा कर के वो सही होगी हमारे साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत। और ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टूल से किया जाता है, और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन किया जाता है कि इसकी हाइट 6 फीट है तो 6 फीट ही होगी। ठीक है। तो ऐसे करके साइंटिफिक रिसर्च को प्रोग्रेस किया जाता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन। तो साइंस जो बेसिकली साइंस में जो रिसर्च होता है वो तो प्रिंसिपल और जनरलाइजेशन अच्छे से दे लेता है। प्रिंसिपल का मतलब है कि न्यूटन का जो लॉ है वो प्रिंसिपल है। ठीक है। जैसे कि F=ma है, तो वो प्रिंसिपल है, वो बदलता कहीं नहीं है, वो हर जगह सेम टू सेम है। ठीक। लेकिन ऐसा जो हमारी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के व्यवहार का बेसिकली अध्ययन किया जाता है ह्यूमैनिटीज़ में। तो उसमें जो है कि प्रिंसिपल्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मनुष्यों का व्यवहार समय के साथ साथ चेंज होता है, जगह के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता है, तो प्रिंसिपल्स नहीं बन पाते, और जनरलाइजेशन भी उस लेवल तक नहीं हो पाती। अप्लाइड जनरलाइजेशन हो जाती है, जैसे किसी कम्युनिटी पर अगर कोई रिसर्च किया गया तो वो कम्युनिटी पर वो रिसर्च सही होगा माना जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण वो भी सिर्फ 90% ही सही होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अलग अलग गुण होते हैं, और रिसर्च सिर्फ एक सैंपल पे परफॉर्म की जाती है, पूरे पॉपुलेशन पे नहीं। ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए एक एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। किसी भी रिसर्च को करने के लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, तभी तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च कर पाते हैं, क्योंकि हमें एक तरीके से उसके थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपर्टाइज धीरे धीरे मिलने लगती है। ठीक है। अब साइंटिफिक रिसर्च में फ्लॉज क्या हैं। तो सबसे पहले तो साइंटिफिक एविडेंस से रिलेटेड जो भी फ्लॉज होते हैं, जैसे कि साइंटिफिक एविडेंस से जो रिलेटेड फ्लॉज होते हैं, मतलब कि हमें मान के चलते हैं कि जो चीज़ हम देखेंगे वही सही है। कभी कभी हमारी देखी हुई चीज़ें भी सही नहीं होती है, तो ये एक फ्लॉ है। डिज़ाइन जो है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिज़ाइन में भी फ्लॉ होता है, क्योंकि हम उसे अपने हिसाब से ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और हो सकता है कि डिज़ाइन ऐसी हो जैसे जिसमें हमारी बायसनेस जो है पहले से
हम बायस्ड हों उसके रिज़ल्ट को लेकर के एज ए ह्यूमन बीइंग कि इसे करने से ये होता है क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने किया है वही सामने वाले जिस पे हम रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ भी वही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई साइंटिस्ट जो है दूरदर्शन देखने का व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला परिस्थिति में करना चाहता है, तो उससे जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो जनरलाइज़ नहीं किए जा सकते हैं। ये डिज़ाइन जो है वो गलत है क्योंकि दूरदर्शन कोई भी लैबोरेटरी में नहीं देखता है। चूँकि ये ह्यूमन रिसर्च पे आधारित है, तो ये रिसर्च डिज़ाइन गलत होगा। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की डिज़ाइन बनाएँगे प्रयोगशाला मेथड में हम करेंगे जैसे कि हम साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम ह्यूमैनिटी में इसे अप्लाई करते हैं तो। ठीक है? टेक्निकल लिमिटेशंस का मतलब ये है कि साइंटिफिक चूँकि ऑब्जेक्टिव होते हैं, अब अब तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि जहाँ पे हम ओपन करके देख सकते हैं, साइंटिफिक टूल्स इतने हैं। लेकिन बहुत सारी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके इतने सारे टूल्स हैं नहीं जिससे हम वैलिड फैक्ट जो है वो गैदर कर सकें। तो जो भी फैक्ट हमें हमारे पास जो भी टूल्स अवेलेबल उससे मिलते हैं, उसके हिसाब से हम रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, हाइपोथेसिस हमारी सही है या गलत है, जो कि एक फ्लॉ है साइंटिफिक रिसर्च की, ठीक है? या किसी भी रिसर्च की। और साइंटिफिक रिसर्च की लिमिटेड पर्सपेक्टिव अध्ययन का होता है क्योंकि साइंटिस्ट वही देखते हैं या मानते हैं जो उनके एक्सपीरियंस में होता है, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वो उन्हें नहीं दिख रहा है वो नहीं है। तो वो पहले से ही मान के नहीं चलते हैं कि उन्होंने जो नहीं देखा वो है ही नहीं, ये पहले से साइंटिस्ट जो है वो मान के चलते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं फ्लॉ है साइंटिफिक रिसर्च की। ओके, क्योंकि नेचर तो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, पर ढूँढा जा रहा है, डिस्कवरी हो रही है, तो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये मान के चलना कि अगर हमने नहीं देखा तो ये नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है? और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी कुछ फ्लॉज़ होते हैं, वो तो हमने अभी बताया कि हमारे पास जो टूल्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो। चाहे जैसे भी टूल्स बनाइए, वो 100% हर डायमेंशन से सही हो ही नहीं सकते। ये एक ह्यूमन एरर है, ठीक है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कमियाँ रही जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।